गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपना करियर। तो आज से हम इस चैनल पे सिलेबस अपलोड करेंगे 10th क्लास का। तो आज हम 10th का सिलेबस साइंस का शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो देखेंगे कि पहले की केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन पे जाएंगे हम। तो केमिकल रिएक्शन, पहले उससे पहले हमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का पता होना चाहिए, जो कि हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार उनको रिकैप करते हैं कि केमिकल चेंज होता क्या है। केमिकल चेंज यानी जब भी किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है, उसके कलर में, स्टेट में, इन चीजेस में चेंज होता है, तो उसे केमिकल चेंज बोलते हैं। और केमिकल चेंज में कोई ना कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है और वो इरिवर्सिबल होता है। और जबकि फिजिकल चेंज में उसके अपीयरेंस में चेंज हो रहा होता है और वो फिर से वापस अपनी फॉर्म ले सकता है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, उसे हम फिर से फ्रीज कर सकते हैं और वो फिर से अपनी वही शेप ले सकता है, तो फिजिकल चेंज है। पर केमिकल चेंज में यदि वो एक बार हो गया, वो सब्सटेंस नया बन गया, जैसे मिल्क टू कर्ड, अब दही बन चुकी है, हम वापस उसे मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अब हमने फिजिकल और केमिकल चेंज देख लिया। तो अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। और केमिकल रिएक्शन यानी जब भी कोई एक केमिकल चेंज हो रहा होता है, तो वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर होती है। केमिकल रिएक्शन यानी कोई भी दो केमिकल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी उनमें जब केमिकल चेंज हो रहा होता है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब भी केमिकल चेंज हो रहा होता है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, पर अब पता कैसे करें कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। तो आइए देखते हैं कि पता कैसे करें। पता कैसे करें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए भी 4 पॉइंट हैं। यदि वो उनमें से कोई भी पॉइंट यदि वहां होगा, तो वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो चलो देखते हैं। पहला है कि यदि उसके कलर में चेंज आ रहा है, तो वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन है। तो पहला क्या है? चेंज इन कलर। जैसे आयरन होता है, उस पे जब रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो ब्राउनिश कलर हो जाता है, यानी उसका कलर में चेंज हो रहा है। तो वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो तो आयरन और ऑक्सीजन की हो रही होती है। तो चेंज इन कलर। दूसरा है चेंज इन स्टेट। स्टेट ये वाला नहीं कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। केमिस्ट्री वाला स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब ये स्टेट चेंजर हो रही होती है, तो वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो चेंज इन स्टेट। और जो तीसरा है वो है कि उसके टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो। उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो भी वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और जो हमारी इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट है, या फिर जिसका लास्ट पॉइंट, वो है कि वहां कोई ना कोई एक गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हो रहा होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो हमारा इसका फोर्थ पॉइंट है, वो है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। तो हमने अब केमिकल रिएक्शन देख ली, और ये भी पता चल गया कि हमें पता कैसे लगेगा कि वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन की, कि आखिर केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या, मान लो कोई एक रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और हम उसे लिख रहे हैं कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये लिखने में हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा,
और इसे छोटे लिखने के लिए ही केमिकल इक्वेशन होती हैं। यानी केमिकल रिएक्शंस को लिखने का शॉर्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसे ही हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज द simplest it is the simplest and the shortest form to write an chemical reaction. It is the simplest and shortest form to write a chemical reaction. जैसे हमने जो एग्जांपल लिया वो अभी अब एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मैग्नीशियम है, तो हम एक बार पूरा लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड वैसे तो लिखने में ये भी बड़ा है, पर हम इससे भी अब आगे शॉर्ट देखेंगे, तो पहले ही से इरेज कर देते हैं। तो अब ये वापस फिर से देखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी सिंपलेस्ट वे तो हो गया, पर शॉर्टेस्ट वे नहीं है, क्योंकि इससे भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं हम। तो मैग्नीशियम को Mg, क्योंकि इसी का ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, और ऑक्सीजन को O2। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और अब आप ये सोच रहे होंगे प्लस का क्या मतलब है, एरो का क्या मतलब है, और ये दोनों क्या है। तो इनके बारे में भी देखते हैं। तो जो ये दोनों सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करके कोई नया सब्सटेंस बना रहे होते हैं, उन्हें बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। यानी कि क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और जो एरो के आगे जो होता है, यानी जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना रहे होते हैं, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये इसमें हमारा क्या है, प्रोडक्ट। भाई नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पे। और जो ये एरो है, ये वाली एरो, ये हमेशा प्रोडक्ट की टुवर्ड्स डायरेक्शन देती है। और जो प्लस का साइन होता है, प्लस बताता है कि आपके पास रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनके बीच में, यदि रिएक्टेंट के बीच में यानी दो रिएक्टेंट हैं, और यदि मान लो सपोज कर लो यहाँ पे हाइड्रोजन भी यदि फॉर्म हो रहा होता, तो हम यहाँ प्लस करके हाइड्रोजन लिख देते हैं। पर वैसे ये हो नहीं रहा, मैंने वैसे बताया था कि प्लस यहाँ पे आएगा। तो अब हमने इसे देख लिया, पर अब क्या ये केमिकल इक्वेशन बिल्कुल सही है, नहीं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो मास होता है, जो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे, उन दोनों का मास हमेशा इक्वल होता है। पर यहाँ मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है पर यहाँ 1 है, तो ये गलत है, और अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो देखेंगे अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इतना हार्ड है, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? कोई नहीं, इस वीडियो के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीका लेके आए हैं जो हर किसी केमिकल इक्वेशन पे फॉलो होगा, और एनसीईआरटी वाला तरीका ही बेस्ट है। तो आइए देखते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो हमने यहाँ केमिकल इक्वेशन लिख रखी है, और पहले हम देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं है, और नहीं है तो फिर हम इसे बैलेंस करेंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले पहला स्टेप है कि हमें एक टेबल बनानी होगी। पहले हमें टेबल बनानी होगी। किस चीज की टेबल, देखते हैं। तो टेबल में ऊपर हम लिखेंगे एलिमेंट, कि कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे कर लेना। फिर इस साइड लिखेंगे एटम्स, किसमें, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड कौन सी, ये वाली, तो यानी रिएक्टेंट साइड में कितने उसके एटम्स है। और दूसरी साइड जो हम एटम्स देखेंगे वो होंगे प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट का हम अकेला पी लिख रहे हैं। तो देखेंगे पहला एलिमेंट, चलो इसमें एफ ही लेते हैं, आयरन, एफ ई। देखो एटम्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं, रिएक्टेंट में आयरन कितना है, एक, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, तीन। तो यहां हमने लिख दिया। अब दूसरे पे चलेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस साइड की, पहले यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे, इस रिएक्टेंट की साइड कितने हैं, दो, लिख दिया। अब प्रोडक्ट की साइड देखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये रहा, मिल गया, कितने हैं, दो। चलो अब तीसरा कौन बच गया इसमें, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट की साइड सिंगल है, एक, और प्रोडक्ट की साइड चार। यदि ये सारे आपस में इक्वल होते तो ये बैलेंस होती। अब ये आपस में इक्वल नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन इक्वल है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक है, हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इक्वल। इसको फिर इसको इससे इक्वल करने के लिए क्या करें, इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दें, तीन हो जाएगा। तो लिख दिया तीन। कैसे हो जाएगा, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होता, गलत है ये तरीका गलत है, ऐसे कभी नहीं लगाते। तो सबसे पहले हम सारों के बाहर से डब्बे लगा देते हैं ताकि गलती ना हो हमसे, कहीं भूल में हम जल्दबाजी में कर आए। तो हम पहले सारों के बाहर से डब्बे बना रहे हैं। ले भाई, इन्हें डब्बे में कैद कर दिया, इनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, इनके बाहर कुछ भी करना होगा वो करेंगे। तो तीन यहाँ लिखा है, तीन यहाँ लिख दो। फिर देखो और किसी में कोई चेंज आ रहा है, ये तीन यहाँ पे, ये तीन यहाँ पे, और कोई हमने चेंज नहीं किया, तो ये भी तीन हो गया। फिर बात करेंगे हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन दोनों में दो है, तो इससे कोई हमें मतलब ही नहीं है, सही है बिल्कुल। तो अब देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड एक है और इस साइड चार है, तो वही बात, क्या हम यहाँ चार लिख दें, नहीं, इसके अंदर तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते। तो इसको चार करने के लिए क्या, चार से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो हमने यहाँ चार कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन तो सही हो गया, एक बार फिर से चेक करते आएंगे कि सारी सही है या नहीं। फिर से देखो तीन है, उस साइड भी तीन है, सही है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो गलत हो गया, यहाँ क्या हो गया, दो की जगह चार से मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे। हाइड्रोजन तो यहाँ आठ हो गए, और इस साइड कितने हैं, दो है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो चार यहाँ है, चार यहाँ है, यानी फिरस और ऑक्सीजन तो हमारे हो गए। अब हाइड्रोजन रहता है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे आठ है, क्या करें, दो को चार से मल्टीप्लाई कर दें, आठ हो जाएगा, हो जाएगा। चलो चार से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा, यहाँ हम चार लिख देते हैं, और हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। बहुत ही सिंपल है। तो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। पूरी बैलेंस होने के बाद हम इसे फिर से साइड में लिख देते हैं, जगह नहीं अदरवाइज नीचे लिखते हैं। तो यहाँ 3Fe, ये यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाने हैं पूरी करने के बाद, ये तो जस्ट हमें समझने के लिए था कि उसके अंदर नहीं लिखते। प्लस 4H2O मिलके क्या बना रहे हैं, Fe3O4 प्लस 4H2, और ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। पर अब भी क्या ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, मतलब इसमें आपको किसी चीज की कमी नहीं लग रही। देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो इसमें हमें ये क्या पता चल रहा है कि ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म में है, नहीं पता चल रहा। तो इसके लिए भी हम इसके साइन लिखते हैं, तो इसे इरेज कर देते हैं, फिर देखेंगे।
तो देखो, फिजिकल जो स्टेट्स होती हैं उसको भी लिखा जाता है, यानी फिजिकल स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी उसी केमिकल इक्वेशन में। तो फिजिकल स्टेट्स उनकी कैसे, ये तो हमें पता ही कौन सी होती हैं। तो सॉलिड, यदि सॉलिड हो गई तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा के और एस लिख देंगे। जहां पे भी ऐसा लिखा हो तो समझ लेना जिस भी सब्सटेंस के उधर लिखा है तो सॉलिड फॉर्म में है। ऐसे लिक्विड, लिक्विड के लिए एल लिखा जाता है और गैस के लिए जी। और एक और रह गई, वो है एक्वस। अब एक्वस क्या होता है, एक्वस यानी जब जो भी कोई सब्सटेंस यदि वो सॉल्यूशन है पानी के साथ तो उसे एक्वस बोलते हैं, एक्वस। तो उसको ब्रैकेट में ए क्यू ऐसे लिखते हैं। तो हमने इनकी फिजिकल स्टेट्स भी देख ली। तो और देखो, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो फिर देखो, जब मैग्नीशियम एक रिबन होती है, मैग्नीशियम की रिबन को हम बर्न करते हैं, बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर के साथ रब किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक सैंड की लेयर आ जाती है, या फिर जो एयर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो लेयर आ जाती है, और उसे हटा के फिर जब वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है। तो अब तक हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना देखा। तो अब हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं, और उनके टाइप्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फोर्थ या फिर हमारा जो लास्ट वन होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम इनके टाइप्स को वन बाय वन करके देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं कि चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो यू पर हमने एन लिख रखा है इसका मतलब होता है ION, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, और ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म। तो जब भी हम कोई चीज याद कर रहे होते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके नाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यदि हम उसके नाम को अच्छे से हम समझ लेते हैं, उसके टुकड़े करके यदि हम उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, तो जो सेंटेंस होता है या फिर जो भी पूरा ये कोई रिएक्शन है तो उसका मतलब भी सेम ही आएगा। कॉम्बिनेशन यानी क्या, कोई भी दो या दो से ज्यादा चीज आपस में कंबाइन हो रही है। और रिएक्शन है यानी क्या होंगे, यानी कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए रिएक्शन, ए रिएक्शन in which a reaction in which two or more reactants, two or more reactants combine together to form a single product, to form a single product, सिंगल प्रोडक्ट। तो अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन देख ली, तो चलो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर, H2O। तो अब हमने इसके दो एग्जाम्पल देख लिए, चलो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इनके अलग अलग नाम होते हैं जो कि अभी हम साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, और जो ये ऐसे नाम होते हैं इनमें ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो अब हम इनके नाम को यहाँ अलग से लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, क्विक लाइम। जो ये फॉर्म हुआ है इसे ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। और एक और होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो अब हमने इन तीनों के नाम को देख लिया, ये भी होते हैं। तो जब भी कहीं आपको ये नाम दिख जाए तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इनका मतलब ये है। तो ये रिएक्शन देख लिया। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जब पेंट करते हैं, दीवार की जब व्हाइट वॉशिंग हो रही होती है, तो उसके पेंट करने के 2-3 दिन बाद वो कलर शाइनी लेयर आती है उसके ऊपर, पहले क्यों नहीं आती पेंट करते वक्त? उसका रीजन ये है कि जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा होता है, स्लेक्ड लाइम। और स्लेक्ड लाइम हमारे एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, और वो क्या फॉर्म करता है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो इसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है यही हमारी जो व्हाइट वॉशिंग होती है उसको शाइनी लेयर दिलाता है, इसकी वजह से शाइनी लेयर आती है। तो अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देख लिया, अब हम हमारी दूसरी रिएक्शन पे जाएंगे जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंबाइन में क्या था, कंबाइन हो रही थी, तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, चलो देखेंगे अभी। तो इसमें भी जैसा कि पहले बताया था उसके हमें नाम पे जाना चाहिए। ऐसे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, गलना, सड़ना, या फिर हम यहाँ पे मान सकते हैं टूटना। टूटना यहाँ पे हमारे लिए सही रहेगा। और रिएक्शन है यानी क्या होगा, रिएक्टेंट टूट रहा होगा, किसमें, प्रोडक्ट में। यानी जब भी कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो इसकी डेफिनेशन लिखने में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो देखते हैं चलो। ए रिएक्शन, ए reaction in which, a reaction in which a single product, a single product, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो फॉर्म होता है, रिएक्टेंट होगा सिंगल, सिंगल रिएक्टेंट breaks down
A reaction in which a single reactant breaks down to give more than one product. One product. तो हो गया ना जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसा कि हमने पीछे देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा था, तो चलो उससे ही एक एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में फॉर्म हो जाता है और ये हीट का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल है? हीट का। और जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही होती है, हीट की उसमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब ही हीट होता है, तो आप जहां पे भी थर्मल देख लें, थर्मल थर्मिक, तो समझ जाना वहां हीट का कोई ना कोई रिलेशन है। तो हमने इसका भी एक एग्जांपल देखा है, तो चलो इसके और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर अलग हो जाता है और हमारा जो क्लोरीन है वो अलग हो जाता है, और ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। जो सिल्वर का कलर होता है सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे कलर हो जाता है उसका। तो चलो इसकी एक और रिएक्शन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर बार बोर्ड के एग्जाम में उसे कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो है सिल्वर ब्रोमाइन। सिल्वर ब्रोमाइन भी जब सनलाइट की प्रेजेंस में, हमने शॉर्ट फॉर्म SN लिखा है, वैसे SUNLIGHT यानी कि पूरी स्पेलिंग लिखनी होती है। तो सिल्वर ब्रोमाइन सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर अलग और ब्रोमाइन अलग हो जाता है, और अब हम इसे बैलेंस कर देंगे। और जो ये हमारी रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। किसमें यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये रिएक्शन हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि ये कोई रिएक्शन है X जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, तो बताओ वो कौन सी रिएक्शन है। इसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पर ये कंफर्म ही मान लो कि ये क्वेश्चन आता है। तो हमने अब दो रिएक्शन देख ली, चलो अब हम तीसरी रिएक्शन देखेंगे जो कि हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी सेम बात इस पे भी हम नाम पे देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या? डिस्प्लेस कर रहे हैं। जैसे हम पेन यूज करते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो उसकी जगह हम नया पेन ले आते हैं, तो जो नया पेन होता है वो पुराने पेन को क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है, वो उसी जगह खुद ले लेता है। सेम ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें पता चल गया, और पीछे क्या लगा? रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से उसको हटा देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे पहले राजाओं की लड़ाई होती थी, तो राजा उसी के क्षेत्र में जाके उस राजा को ही हरा के उसी की गद्दी पे बैठ जाता था। सेम ऐसा ही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ए रिएक्शन ए रिएक्शन in which a reaction in which an element displaces
an element displaces another element from its compound is known as displacement रिएक्शन। तो अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे कि फेरस प्लस कॉपर सल्फेट है, तो इसमें क्या होगा, फेरस है यानी कि आयरन है, वो क्या ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को उसके ही कंपाउंड में से, देखो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा क्या है, कंपाउंड है। अब डेफिनेशन में क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसी के कंपाउंड में से, यानी ये एलिमेंट इस एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस, इसके जगह खुद ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो सेम ऐसा ही इसमें होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें कॉपर को हर बार डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला या फिर आप बोल सकते हो उसके लिए भी लॉजिक है। वो ये है कि जो भी ज्यादा हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से लो रिएक्टिव को हटा देगा। अब एक पावरफुल राजा ही एक वीक राजा को हटाएगा, ना कि एक वीक राजा है वो पावरफुल राजा से क्या जीत हासिल नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो आयरन है और जिंक है, ये दोनों कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इन्होंने इसको हटा दिया। और इसकी पहचान सिंपल सी है, जब कोई भी, जैसे यहाँ पे कॉपर सामने अलग सी आइडेंटिफाई हो जाएगा अलग से ही कि कॉपर अलग चला गया, इसकी जगह इसने ले ली, तो हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब जो हमारी लास्ट रिएक्शन है जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो वो देखते हैं कि क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, अब उसी के आगे डबल लगा है, यानी कि दो चीज आपस में क्या कर रही होंगी, डिस्प्लेस। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ए रिएक्शन in which there is an exchange of ions, किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा होगा, आयंस का, रिएक्टेंट्स के बीच में, बिटवीन द reactants. A reaction in which there is an exchange of ions between the reactants is known as double displacement reaction. Double displacement रिएक्शन। तो अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट और एक और ले लेते हैं हम, बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। अब ये क्या है, रिएक्टेंट ये दोनों है। अब ये क्या करेंगे, अपने आयन चेंज कर लेंगे, यानी सोडियम किसके साथ हो जाएगा, क्लोराइड के साथ,
बेरियम सल्फेट के साथ। तो क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, और इसे अब हम बैलेंस कर देते हैं। तो अब हमने केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में भी जाना, और इसके एक और बेसिस पे टाइप होते हैं हीट के बेसिस पे। तो उन टाइप के बारे में भी जानेंगे कि हीट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनको वन बाय वन अच्छे से देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के हीट के बेसिस पे दो टाइप होते हैं। पहला होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, और दूसरा होता है वो होता है हमारा एंडोथर्मिक। अब यहाँ पे भी ठीक लग रहा है, और वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जहां पे भी थर्मल या थर्मिक वर्ड आ जाए वो कहीं ना कहीं हीट से उसका रिलेशन कोई ना कोई तो है। तो एंडोथर्मिक। एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, और थर्मिक का मतलब हीट, यानी हीट क्या है इसमें रिलीज हो रही है, हीट इसमें क्या होती है, हीट रिलीज हो रही होती है। और ये क्या है, एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब अंदर। तो इसमें क्या होगा, हीट रिलीज नहीं हो रही होगी, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, हीट एब्जॉर्ब। चलो अब हम इसके एक एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। रेस्पिरेशन आपने सुना होगा, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो वो जो रिएक्शन हो रही होती है वो भी हमारे एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। उसमें क्या हो रहा होता है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस हम ऑक्सीजन की मदद से करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म हो रहा होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यदि आपको रेस्पिरेशन के बारे में नहीं पता तो हम जो हमारा 10th का चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, उसमें रेस्पिरेशन आएगा, जिसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में और भी अच्छे से जानेंगे। तो अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो आप खुद से बैलेंस जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड फास्ट होगी। तो हो सके उतने से ज्यादा ट्राई करना। तो इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या है, हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है हीट, हीट रिलीज हो रही है, यानी कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब हम एंडोथर्मिक के बारे में जानेंगे। एंडोथर्मिक का भी हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, उसमें हमने एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो इसमें क्या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट का सिंबल है, यानी हीट की प्रेजेंस में जो ये प्रोडक्ट हैं वो बन रहे हैं। तो अब हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को भी देख लिया, यानी कि हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं कंप्लीट। तो अब हम आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कि ये होते क्या है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जैसा कि इसका नाम भी बता रहा है, यानी इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन में क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और इसी के साथ साथ यदि हम हाइड्रोजन का लॉस कर रहे होते हैं तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम इसके भी एक एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होता है।
जैसे कि कॉपर है, कॉपर यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि देखो कॉपर यहाँ क्या था? अकेला था, और इसमें क्या होगा? यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड है, यदि हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा होता है? कॉपर प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O। यानी इसमें कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्यों? यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और एक और टाइप मतलब इसी में जब हम देखते हैं कि रिएक्शन, तो होते हैं एक रिडोक्स रिएक्शन। क्या होती है? रिडोक्स, रिडोक्स रिएक्शन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। यानी एक एलिमेंट उसमें ऐसा होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो चलो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो रिडक्शन का एग्जांपल इसमें दोनों हो रहे हैं, ये रिडोक्स रिएक्शन है। चलो इसी से ही देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या हो रहा है? कॉपर प्लस H2O। तो देखो इसमें कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अकेला था और इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन भी आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अब तक हमारा चैप्टर इतना कंप्लीट हो गया है। अब हमारे सिर्फ जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है, अब उसका डेली लाइफ में कोई ना कोई तो इफेक्ट होता होगा, तो उनके बारे में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ में। तो ऑक्सीडेशन जैसे कोरोजन करवाता है, कोरोजन और ट्रेंसिडिटी, इसके दो इफेक्ट है, कोरोजन और ट्रेंसिडिटी। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा है, पहले हर कोई पढ़ के आया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा होता है, वो भी क्या है? कोरोजन ही हो रहा है। कोरोजन यानी कोई भी एक मेटल है, कोई भी एक मेटल है, यदि उस पे एसिड्स और मॉइस्चर का अटैक होता है, एसिड और मॉइस्चर का अटैक हो रहा होता है, तो जो मेटल है उसको हम बोलते हैं कोरोड। क्या होगी वो मेटल? कोरोड होगी। और जो प्रोसेस होता है उसे हम कोरोजन बोलते हैं। अब कोई भी मेटल है वो कोरोड हो रही है, यानी वो धीरे धीरे क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। और हम आसपास देखते हैं कि हमारे लगभग जगह क्या होती है? मेटल होती है। तो ये हमारे लिए यूजफुल तो है नहीं, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई तो प्रिवेंशन ढूंढना होगा। तो चलो अब इनके प्रिवेंशन की बातें करते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयलिंग, और हम पेंट भी कर देते हैं। मेटल पे लगभग पेंट किया होता है, पेंट। और हम ग्रीसिंग भी करते हैं, ग्रीसिंग। ये तीन इसके प्रिवेंशन है, ताकि डायरेक्ट जो मेटल है हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए, और फिर उस पर एसिड और मॉइस्चर अटैक ना कर पाए, और उसकी जो लाइफ लाइन है वो हमारी बढ़ जाए। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी मेटल है वो कोरोड हुई है या नहीं हुई? तो देखो कॉपर है, यदि कॉपर पे ग्रीन लेयर है, ग्रीन लेयर, तो वो मेटल कोरोड हो चुकी है, वो कॉपर कोरोड हो चुका है। ऐसे ही आयरन है, आयरन पे ब्राउनिश लेयर आती है, ब्राउनिश, ब्राउन लेयर। और सिल्वर है, सिल्वर पे ग्रे लेयर आती है। तो यदि ये लेयर है तो हम पता कर सकते हैं कि मेटल कोरोड है। तो अब हम देखेंगे कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी बेसिकली जब भी कोई हमारा फैट या ऑयली जो फूड होता है, फैट या ऑयल,
जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं का क्या मतलब है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तब उनका क्या होता है, टेस्ट या स्मेल में चेंज हो जाते हैं। उनकी टेस्ट या स्मेल उनकी चेंज हो जाती है। तो जो वो फूड होगा उसे हम बोलते हैं कि ये फूड क्या रेंसिड हो चुका है, और जो प्रोसेस होता है वो ही बोलते हैं उसे रेंसिडिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमारा जो खाना है वो जल्दी खराब हो जाएगा। ये क्या सही है? नहीं है। तो इसके लिए भी हम कोई ना कोई प्रिवेंशन कर रहे होते हैं। तो इसके प्रिवेंशन के बारे में देखेंगे। प्रिवेंशन, तो इसके लिए पहली बात तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो यदि हम खाने में ऐड कर देते हैं तो वो ऑक्सीडेशन का जो लेवल हो रहा होता है उसे कम कर देते हैं। तो पहला है एंटीऑक्सीडेंट, यूज करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट। और दूसरा, हम जो भी खाना होता है उसे यदि हम एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो दूसरा क्या है, एयर टाइट कंटेनर का यूज करना चाहिए। जो हम ये चिप्स वगैरह खाते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है, वो भी इसलिए हो रही होती है ताकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ना हो पाए और ये खाना रेंसिड ना हो, यानी चिप्स की लाइफ लाइन बढ़ जाती है। तो अब हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि अब से हम 10th क्लास के साइंस का पूरा सिलेबस हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। सो जय हिंद, थैंक यू।